बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है एडिनोइडाइटिस या एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, जिसको हम आम अल्फाज में नाक की गदूद का बढ़ जाना कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडिनोइड्स होते क्या हैं, किस तरह इनकी इन्फ्लेमेशन कॉज होकर हमारे पास एडिनोइडाइटिस कॉज होता है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा। एलोपैथी के अंदर यूज होने वाली इसकी मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी के अंदर यूज होने वाली अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, किन कंडीशंस के अंदर हमें सर्जरी करवानी चाहिए और किन कंडीशंस के अंदर हमें सर्जरी को लाजमी अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं एडिनॉइड से। एडिनॉइड्स एक स्मॉल पैड ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि बिल्कुल हमारे नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होते हैं। एडिनॉइड्स के बारे में रिसेंटली मुझे पता चला है कि एडिनोइडाइटिस भी हमारे पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके साइन एंड सिम्टम बहुत ज्यादा मिमिक करते हैं हमारे पास नेजल पॉलिप्स या नाक की गदूद के साथ। नेजल पॉलिप्स का होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ रिसेंटली इस चैनल के ऊपर मैंने शेयर की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके साइन एंड सिम्टम्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट उधर से देख सकते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडिनोइडाइटिस के साथ। रिसेंटली मैं एक फीमेल बच्ची को ट्रीट कर रहा था। उसकी एज तकरीबन 5 से 6 साल थी। उसको नेजल पॉलिप्स का इशू था। तो नेजल पॉलिप्स के लिए मैंने उसको 3 से 4 माह रेगुलर मेडिसिन यूज करवाई, तो उसका नेजल पॉलिप्स का इशू काफी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो गया था। लेकिन उसको एक इशू आ रहा था कि ये होने के बाद भी उसका जो नेजल कंजेशन है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे, मैं खुद भी बहुत ज्यादा कंसर्न था कि क्या वजह है कि इसके नेजल पॉलिप्स भी ठीक हो गए हैं लेकिन इसका नेजल कंजेशन क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो उसके पेरेंट्स ने एक दो ईएनटी स्पेशलिस्ट को उसको कंसल्ट किया, तो उनमें से एक ने उसको सिटी स्कैन एडवाइस किया। तो उसकी सिटी स्कैन उनकी करवाई तो उसके अंदर उस बच्ची के एडिनॉइड्स जो है वो इन्फ्लेम्ड आए हैं, उसको एडिनोइडाइटिस जो है वो डायग्नोज हुआ। तो डॉक्टर्स ने उसको एडिनोइडाइटिस के लिए जो है हमारे पास एडिनोइडेक्टमी जो है वो एडवाइस की, यानी कि इसका ऑपरेट करके उन्होंने कहा कि ये गदूद हम निकाल देंगे तो ये इसका मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पेरेंट्स इतनी छोटी उम्र के अंदर उसका सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे, तो वो मेरे पास वापस आए और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को एडिनोइडाइटिस जो है वो डायग्नोज हुआ है, तो आप इसका कोई अच्छा सा इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस बच्ची का करें। तो मेरे लिए एक बिल्कुल नई टर्म थी। मैंने उनको सीधा कह दिया कि मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैं इस केस को स्टडी जरूर करूंगा और इसका ट्रीटमेंट जो है वो मैं देखूंगा और ये देखूंगा कि ये क्या डिजीज है और ये किस तरह कॉज होती है। तो 2 वीक्स का टाइम लगा मुझे, उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया। तो उसके बाद मैं इसके जो है मुकम्मल इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने पढ़ लिया मुख्तलिफ बुक्स के साथ। तो उसके बाद मैंने उस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उसके अंदर अब अभी मुकम्मल तो वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकवरी आ गई है और अब सर्जरी की मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी किस्म की ज़रूरत है उससे। तो आज आपके साथ वो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, या जो भी मैंने सर्च की थी इस डिजीज़ के ऊपर वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एडिनॉइड्स जो हैं ये एक स्मॉल पैड ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि हमारे नेजल कैविटी के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे जो ईयर की एस्ट्रोशियन ट्यूब होती है ये इस लेवल के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे 2 टॉन्सिल्स हैं ये उसके अबव प्रेजेंट होते हैं और इसको हम थर्ड टॉन्सिल के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर मेन फंक्शन की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे नेजल कैविटी के थ्रू हमारे पास एंटर होते हैं, जो एडिनॉइड्स होते हैं ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं और इन बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देते हैं और इन बैक्टीरिया और वायरसेस को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होने से बचाते हैं। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। अगर इसके साइज या प्रेवलेंस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है कि ये एडिनॉइड्स जो हैं ये हमारे पास 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं बच्चों के अंदर इनका जो साइज है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाती है ये एडिनॉइड्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं और जब पेशेंट एल्डोसेंस एज के अंदर चला जाता है, यानी कि अपनी टीन एज के अंदर चला जाता है, तो ये इतना छोटे हो जाते हैं कि ये बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात कीजिए तो मोस्ट कॉमन इसका साइन एंड सिम्टम है वो हमारे पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पेशेंट को शो होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट का जो एयरवे है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। रात को सोते हुए बहुत ज्यादा खराटे उसको आते हैं। उसके अलावा बहुत सीवियर केसेस के अंदर जब बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो तो स्लीप एपनिया भी पेशेंट को कॉज हो सकता है। उसके अलावा ये नेजल कंजेशन हमारे पास कर देते हैं, पेशेंट का नाक बिल्कुल बंद हो जाता है और इसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसको नेजल पॉलिप्स का इशू भी हो, उसके अलावा भी उसको जो है नेजल कंजेशन हो जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एडिनॉइड्स होते हैं ये बिल्कुल हमारे ईयर के एस्ट्रोशियन ट्यूब के पास प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे पास, तो ये ईयर की इन्फेक्शन भी कॉज कर देते हैं। पेशेंट को कान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है हमारे पास उसके मिडल ईयर के अंदर। उसके अलावा पेशेंट का जो सोर थ्रोट की सिम्टम पेशेंट को आ सकता है, और उसके बाद प्रिसिस्टेंट उसको कफिंग होनी शुरू हो जाती है, खांसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और उसके जो नेजल पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि जिसको हम आमतौर पे केरा गिरना कहते हैं, पेशेंट को केरा गिरता है इस कंडीशन के अंदर। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्लीप के प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। अगर इसकी मेन कॉजेज़ की बात की जाए तो अभी तक इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज हमारे पास नोन नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम इसकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली मैंने अपने इन रिसेंट डेज के अंदर देखी है वो यही देखी है कि जिन पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, यानी एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनोसाइटिस का इशू हो रहा है, उन पेशेंट्स के अंदर इसको कॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा बहुत रेयर केसेस के अंदर जेनेटिक्स इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है, यानी अगर आपके पेरेंट्स को है तो लाइकली उनके ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन के अंदर भी ये डिजीज हमारे पास एडिनोडाइटिस कॉज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अब आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एडिनोडाइटिस है या अगर नहीं भी है तो किन मेजर्स के थ्रू आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गुड हाइजीन को प्रैक्टिस करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है मोस्ट कॉमनली, तो आपने हाथों को अपने अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि 95% जो जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो हमारे हाथों के थ्रू हमारे नेजल कैविटी के अंदर एंटर होकर हमारी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके अलावा आपने स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज करना है। अब आप मुझे एक बात कहेंगे कि मैंने तो कहा था शुरू के अंदर कि एडिनोडाइटिस मोस्ट कॉमनली 3 से 5 साल के बच्चों के अंदर होता है। अब 3 से 5 साल का बच्चा स्मोकिंग तो नहीं करेगा, तो इसके अंदर एक बात यह है कि मैंने इसकी जो मेन कॉज है वो हमारे पास सेकंड हैंड स्मोक है। सेकंड हैंड स्मोक हम उस स्मोक को कहते हैं, यानी कि अगर हमारे इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, हम उस इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर भी जो सिगरेट का धुआं है वो एंटर हो रहा है। तो इस स्मोकिंग को हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो सेकंड हैंड स्मोक है वो ज्यादा डेंजरस है हमारे पास एक एक्टिव जो पेशेंट स्मोक कर रहा है उससे। उसकी रीजन ये है कि आम बंदा जब स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसके आपने सिगरेट के पीछे देखा होगा एक फिल्टर लगा होता है, तो वो जो धुआं वो इनहेल कर रहा है वो उस फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके उसके अंदर एंटर हो रहा है। लेकिन जो पर्सन उसके सामने बैठा है उसके जो नॉस्ट्रल्स के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो धुआं आ रहा है वो सिगरेट के बाहर वाले एंड के थ्रू भी वो उसके अंदर जा रहा है, और उसके अंदर किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे वगैरह हैं तो आप उनके सामने खास तौर के ऊपर स्मोकिंग ना करें, वैसे भी स्मोकिंग को अवॉइड करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। उसके अलावा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इम्यून सिस्टम का डिजीज है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो आपने अच्छी हेल्दी डाइट करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और ये डिजीज आपके इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है इसको फाइट करने, वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप एडिनोडाइटिस से बच जाएंगे। उसके अलावा आपने आइडेंटिफाई करना है वो एलर्जन जिसकी वजह से आपको बार बार राइनाइटिस या साइनोसाइटिस या किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज हो रही है, आपने उस एलर्जन को अवॉइड कर देना है। जैसे कुछ बच्चों को पोलन से एलर्जी होती है, या कुछ को किसी तेज परफ्यूम के साथ होती है, तो कोई भी ये हो सकता है हमारे पास एलर्जन, तो जिससे ये ट्रिगर होती है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। उसके अलावा बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जो जिस तरह भी हमारे पास इन्फ्लुएंजा के शॉट्स वगैरह होते हैं, तो बच्चों के जितने भी रिकमेंडेड होते हैं वो लाजमी करवाने चाहिए, ताकि एडिनोडाइटिस का मेन इशू ना हो बच्चों के अंदर यूज होने वाली। अगर इसकी मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो इसके जो सबसे पहले जो फर्स्ट रेमेडी होती है वो यही होती है कि पेशेंट को नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करवाया जाता है। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करने के अंदर और इसकी पेशेंट की स्वेलिंग को कम करने के अंदर। उसके अलावा एंटी हिस्टामीन्स की मदद ली जाती है, जो कि अगर पेशेंट को किसी किस्म का एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये उसको बहुत ज़्यादा डैम्पर डाउन कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमें पता चल जाए कि इसकी जो कॉज वो हमारे पास बैक्टीरिया है, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ये हमारे पास क्रोनिक साइनोसाइटिस के केस के अंदर बहुत इफेक्टिव होती हैं, और जो है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डील कर देती हैं। और कोई भी अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, बार बार हुई जा रही है, तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। अब अगर सर्जिकल अप्रोच की आपको बात बताऊं तो इसके अंदर एडिनोडक्टमी होती है। इसमें एडिनॉइड्स को पेशेंट के एक माइनर सी सर्जरी होती है जो कि बिल्कुल सेफ होती है। इसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और इस एडिनॉइड जो ग्लैंड है हमारे पास या टिश्यू आप कह लें, उसको रिमूव कर दिया जाता है और ये इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है।
अब सर्जरी हमें किन कंडीशंस के अंदर करवा लेनी चाहिए। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इशू हो रहा है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, बार बार उसको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस का इशू हो रहा है, या उसको क्रॉनिक कोई हमारे पास ईयर की इन्फेक्शन है, कान में बहुत शदीद दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा, उस केस के अंदर, या उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू है रात के वक्त खास तौर पे पेशेंट को, तो उस केस के अंदर सर्जरी हमारे पास लाजमी होती है और इसको लाजमी करवा लेना चाहिए। या हमारे पास जितनी भी मेडिसिन आपको बताई हैं, या अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, अगर उससे भी कोई उसको इफेक्टिव जो है रिलीफ नहीं मिल रहा, उस केस के अंदर भी हमें सर्जरी रिक्वायर्ड हो जाती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले इसको मेडिसिन के थ्रू डील किया जाए, क्योंकि सर्जरी को जितना अवॉइड किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। अब आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं, जो कि मेडिसिन मैंने पिछले रिसेंट डेज के अंदर यूज़ की हैं और एक दो पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसके आए हैं। तो सबसे टॉप नंबर के ऊपर मैं बेलाडोना 30 CH पोटेंसी को रखता हूँ। बेलाडोना 30 CH पोटेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पास रेडनेस को कम करने के लिए, या पेन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए। अब पेन पेशेंट को किस एरिया के ऊपर होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एडिनॉइड्स हैं ये हमारे पास नेजल कैविटी की बिल्कुल बैक साइड पे, ईयर के जो इंट्रूशन ट्यूब्स है यानी कि मिडल ईयर के बिल्कुल लेवल के ऊपर, और हमारे टॉन्सिल्स के बिल्कुल अबव प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल पेशेंट के इन दोनों जगह पे अंदर की तरफ जो है बिल्कुल उसको पेन होगी। तो इस केस के अंदर आप बेलाडोना 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसके आपने 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा आपने बायरेटा का 30 CH पोटेंसी का यूज़ भी लाजमी करना है। ब्रेटा का 30 CH पोटेंसी का आपने यूज़ करना है। इसके आपने 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। ब्रेटा का 30 CH पोटेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पास स्वेलिंग को कम करने के लिए, और ख़ास तौर के ऊपर जो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एडिनोडायटिस है ये हमारे पास इम्यून सिस्टम के वीक होने की डिजीज़ है, और इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमारे पास लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं। तो आपने ब्रेटा का 30 CH पोटेंसी का यूज़ लाजमी करना है। उसके अलावा पेशेंट को अगर सिम्टम्स ये आ रहे हैं कि उसको सर्दी लग रही है, या उसको कपकपी ठंड लग रही है, और उसके साथ उसको टेम्परेचर भी हो रहा है, उसके जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल किए हुए हैं, और रेडनेस का इशू आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपने फेनोफॉस 6x पोटेंसी का यूज़ करना है। ये हमारे पास बायोकेमिक टैबलेट्स होती हैं, इसकी आपने 6 टैबलेट्स दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है और सर्दी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इसको यूज़ करें, वरना आपने कैलकेरिया फ्लोर 6x का यूज़ करना है। कैलकेरिया फ्लोर 6x भी हमारे पास एक बायोकेमिक टैबलेट होती हैं, आप किसी भी कंपनी की ये ले सकते हैं। इसकी आपने 6 टैबलेट्स दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। और ये कैलकेरिया फ्लोर 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पास एडिनोडायटिस के जो साइज़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा किसी किस्म का पेशेंट को लाइपोमा है या कोई भी गिल्टी बनी हुई है, लाइपोमा के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर ये किसी भी किस्म की गिल्टी का इशू है पेशेंट को, तो उस केस के अंदर कैलकेरिया फ्लोर 6x जो है बायोकेमिक, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके आपने 6 टैबलेट्स दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी मेडिसिन आपको बताई हैं आप इसका रेगुलर कम से कम 3 माह तक यूज़ करें। इंशाल्लाह एडिनोडायटिस के केस के अंदर आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आपके किसी भी किस्म की कोई क्वेरीज होती हैं, या कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं इन वीडियो से रिलेटेड, या किसी और ट्रीटमेंट के बारे में आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं मेरे से। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब पूरा दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।